बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका करेंगे एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 16th ऑफ जून 2025। ये वो पेज है जो कि जनाब एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला है और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो ये एडिटोरियल वाला सेक्शन है, यानी कि ये तीनों के तीनों जो एडिटोरियल्स हैं इनका मैं एनालिसिस करूंगा। बाकी जो दूसरा आपका सेक्शन बचता है जो कि ओपिनियंस वाला है, जिसके अंदर 4 ओपिनियंस को डेली डिस्कस किया जाता है, तो इस ओपिनियंस के सेक्शन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी और उसके लिए आप इस नंबर पर जो है राब्ता करके फोकल पर्सन से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पेन ग्रेविटी वेबसाइट है, उसे विज़िट भी कर सकते हैं। जून के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है और जून से पहले के जो लेक्चर्स हैं जैसे 2024 के सारे ये वाले मौजूद हैं और इसके साथ साथ 2025 के ये सारे महीनों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं। जो आप सुनना चाहें आप लोग सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस है उसका सेशन कंटिन्यू है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्प कहाँ करेगा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ। इंग्लिश ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्रिटिकल अप्रोच डेवलप करेगा और आर्गूमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी आपकी डेवलप करेगा। ये करंट ग्लोबल इश्यूज, ये नेशनल इश्यूज लेक्चर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टराइजेशन कर दी गई है एंड अब हम स्टार्ट करते हैं जो कि आपके एडिटोरियल्स हैं। बाकी ओपिनियंस के लिए आपको मैंने बताया है कि ये नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। क्लोज द गैप आपका फर्स्ट ओपिनियन है, एडिटोरियल है। बेटा इसके 3 पैराग्राफ्स थे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 पैराग्राफ के अंदर राइटर ने 3 बातें की हैं। ठीक है, बातें किसके बारे में की हैं? औरत और मर्द के बारे में, मैन एंड वुमेन। बात क्या की है? बात सिर्फ ये है कि एक रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025, ये पब्लिश होती है। इस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया के बारे में बताया जाता है कि जेंडर जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो आती है 2025 की, उसके अंदर जेंडर गैप के बारे में बताया जाता है। लेकिन राइटर क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है तो वो पाकिस्तान से रिलेटेड जो डाटा होता है वो निकालता है और बताता है कि पाकिस्तान का क्या नंबर आया है। ठीक है, एक चीज़ ये बताता है। दूसरे नंबर पर वो आता है कि बताता है कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अच्छा बेटा, ये जेंडर गैप क्या है, जेंडर इनक्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखना वो क्या चाह रहा है। नंबर 1 उसने लिख दिया डाटा पाकिस्तान से रिलेटेड, कि पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, पिछले साल पाकिस्तान का क्या नंबर था। फिर वो कहता है पाकिस्तान कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, यानी कि इम्प्रूव नहीं हो रहा पाकिस्तान का, ये चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो ये बताता है कि 2025 की रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ आई है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। दूसरे पैराग्राफ के अंदर वो बताता है कि इसका ब्लेम फिर किसको करें, कि अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसका जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसको कहें कि भाई तुम्हारी वजह से ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनके बारे में बताता है। और तीसरी बहुत प्यारी बात वो लिखता है, अक्सर हम लोग, मैं इसको बोलता भी रहता हूँ लेकिन राइटर ने आज इसको लिख भी दिया, और वो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर देखें औरतों के इतने बुरे हालात भी नहीं हैं। अगर आप लोग देखें जो हमारी मिडिल क्लास है, एलीट क्लास को देख लें, प्राइमरी क्लास को देख लें, ज़्यादातर जो थोड़े से भी इस्टेब्लिश फैमिलीज़ हैं उनके घरों में औरतों की हुकूमत है। वो माँ की शक्ल में हो सकती है, वो बीवी की शक्ल में हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है। तो उनका कोई भी रिश्ता हो उनकी इज्जत की जाती है, उनकी बात को फ़ौक़ियत दी जाती है और बल्कि घरों के ज़्यादातर फ़ैसले औरतें ही कर रही हैं। ये आप सबका मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
और जब ये चीज हो रही है तो फिर हमारा जब ये डाटा कलेक्शन की जाती है तो हमें तरह नीचे को रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर राइटर यही क्वेश्चन करता है कि देखें, पाकिस्तान को इतना नीचे कर दिया है कि यमन को पाकिस्तान से बेहतर कर दिया, इंडिया को पाकिस्तान से बेहतर नंबर दे दिए। तो ये जो नंबर आप लोग देते हैं, ये जो आप पेपर चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं, इसका मेथड क्या है तुम लोगों ने रखा हुआ है। तो फिर यहां पर वो एक बात बताता है कि एक चीज अगर हम लोग सही कर लें तो हमें ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, और हमारी जो ये जेंडर गैप है या औरतों का जो लेवल है जिंदगी गुजारने का पाकिस्तान में, ग्राउंड रियलिटीज पे वो अच्छा है। लेकिन जब इस तरह के इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं जब कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो पाकिस्तान को नीचे ले जाते हैं। तो वो कहता है अगर उसको सही कर लें तो वो सही हो सकता है। तो वो क्या है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस तरीके से ये हम लोग जो है जेंडर गैप रिपोर्ट है 2025 की, वो हम कवर करेंगे। तो पहले तो बेटा मैं जिस तरह पहले करता हूं कि पहले इसके अंदर जो मेन एक कंसेप्ट्स हैं ताकि आपको समझ तो आए ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आई है तो इसके अंदर जेंडर गैप के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो जेंडर गैप क्या होता है पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जेंडर गैप बेसिकली है क्या। ठीक है, एक चीज तो आप ये समझेंगे कि जेंडर गैप क्या है। ठीक है, दूसरी जेंडर ये जैसे कि डिफरेंस मैंने जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, पहले तो मैं सिर्फ जेंडर गैप ही डिस्कस करने लगा था, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि जेंडर इनइक्वालिटी आप लोग बड़ा पढ़ते होंगे, मुख्तलिफ टर्म में ये आप सुनते होंगे। तो पहले आप लोग ये समझ लें कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर गैप एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, जब ये दोनों टर्में क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद जब आप रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। और ये चीजें बेटा इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये टर्में ऐसी है ना। जीडीपी पूछ लिया आपका, ठीक है, फिर इसके अलावा पूछ लिया जेंडर गैप क्या होता है, ये पूछ लिया, जेंडर इनक्वालिटी क्या होती है ये पूछ लिया, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स हैं वो पूछ सकते हैं आपसे कुछ भी। तो ये चीजें आपने साथ साथ इनकी क्लैरिटी कंसेप्ट ऑफ जो होना चाहिए ना, क्लियर होने चाहिए। जब आपके पास जहन में एक चीज के बारे में कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो फिर आप इंग्लिश जो है उसकी बना लेते हैं अपनी हिसाब से, वर्ड्स को जोड़कर आप उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं, और सुनने वाले को भी ये समझ आ रही होती है कि इस बंदे के पास क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट है। जब वो इंटरव्यू में आपसे कोई बंदा क्वेश्चन करता है कि ये टर्म इसके बारे में डिफाइन करें, तो जब आप उल्टे सीधे अल्फाज को जोड़कर एक डेफिनेशन बना रहे होते हैं तो वो ज्यादा अच्छा एक इंप्रेशन छोड़ती है, बिकॉज वो आपने खुद से कंस्ट्रक्ट की होती है, वो आपकी अपनी बनाई होती है। लेकिन जब आपको कंसेप्ट नहीं पता होता तो फिर आप रटी रटाई जो है डेफिनेशंस बोलते हैं, और उससे आइडिया हो जाता है कि ये रटी रटाई है, इसके पास कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले ये कंसेप्ट समझ लें। जब ये कंसेप्ट समझ जाएंगे फिर रिपोर्ट जो है 2 मिनट में हमारी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर गैप एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, कहता है कि ये दोनों टर्में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं लेकिन मुख्तलिफ भी हैं। मुख्तलिफ कैसे हैं? कहता है जो जेंडर गैप है ना, जेंडर गैप यानी कि मर्द और औरत, इन दोनों के दरमियान गैप, ठीक है, इन दोनों के दरमियान फर्क रेफर करता है मेजरेबल डिफरेंसेस को। यानी कि जब हम जेंडर गैप की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आदमी और औरत, इन दोनों के दरमियान, मैन वुमेन, इन दोनों के दरमियान ऐसे फर्क जिनको मैयर किया जा सके, जिनकी पैमाइश की जा सके। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान एजुकेशन का फर्क, इनकम का फर्क है, कि एक काम एक औरत कर रही है वही काम मर्द कर रहा है। औरत को 1 घंटे का 5,000 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन मर्द को उसी 1 घंटे का 10,000 दिया जा रहा है। तो ये क्या मतलब है? ये है जेंडर गैप इन इनकम। ये सैलरीज की बात कर लें कि सेम ऑफिस के अंदर वो काम कर रहे हैं, सेम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, सेम उनकी पोस्ट है, सेम जिम्मेदारियां हैं, बट औरत की जो सैलरी है वो कम है लड़की की या फीमेल की, मेल की सैलरी ज्यादा है। तो ये क्या हो गया? जेंडर गैप इन टर्म ऑफ इनकम। इकोनॉमी की फील्ड के अंदर जेंडर गैप, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है,
तो जब जेंडर गैप क्या है, मर्द और औरत का दरमियान जो डिफरेंस है, ऐसी चीजों का डिफरेंस जिसको नापा जा सके, जिसकी पैमाइश की जा सके, जिसकी मेजरमेंट की जा सके। जैसे इनकम की मेजरमेंट की जा सकती है, एजुकेशन की मेजरमेंट की जा सकती है कि औरतें कितनी पढ़ी हैं हमारी सोसाइटी में और मर्द कितने पढ़े हैं। ठीक है, औरतों को, लड़कियों को कम चांसेस मिलते हैं एजुकेशन हासिल करने के, मर्दों को ज़्यादा मिलते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कि पॉलिटिक्स के अंदर, लीडरशिप के अंदर औरतों को कम जो है सीटें मिली हैं, मर्द ज़्यादा ले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जेंडर गैप जो है ये ज़्यादा है। ठीक हो गया। इस तरह हेल्थ की बात कर लें तो इस तरह से वो नापा जाता है जेंडर गैप। या जेंडर गैप क्या है, मर्द और औरत के दरमियान फर्क जो होता है, जो मेजरेबल होता है। दूसरी तरफ जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है, अब आ जाते हैं इस टर्म की तरफ। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ी टर्म, ठीक है ना। इसके अंदर जो है जेंडर इनइक्वालिटी आप कह सकते हैं कि हमारे जो रवायात हैं, हमारे जो कल्चर हैं, जिसकी वजह से औरतों और मर्दों के दरमियान फ़र्क पैदा हो रहा है, उसको हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। दीज आर द बेसिकली काजेज, दीज आर द अफेक्ट्स, ये जेंडर इक्वालिटी है। तो जेंडर गैप जो है बेसिकली ये वाला जो है जेंडर गैप, ये आउटकम है, ये रिजल्ट है जेंडर इनइक्वालिटी का। बात समझ रहे हैं कि जेंडर गैप आउटकम है जेंडर इनइक्वालिटी का, वाइल जेंडर इक्वालिटी इज द कॉज ऑफ दोज गैप। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं कि लड़कियों को कम चांसेस क्यों मिलते हैं एजुकेशन हासिल करने के एज कंपेयर टू मेल। तो उसके अंदर रास्ते में कुछ रुकावटें हैं ना। अब वो रुकावटें क्या हैं, पुरानी रस्मों रिवाज, कल्चर, ये चीजें। अब ये जो चीजें हैं इनको हम कहेंगे कि दीज आर द, ये क्या है, काजिज है जिनकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है। और इस जेंडर इक्वालिटी की जो बढ़ोतरी है या बढ़ना है या इंक्रीज होना है, जब उसको हम लोग पैमाइश करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे एजुकेशन, इनकम। ज़्यादा औरतों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में। कई आपने देखा है वो MBBS की डिग्री लेकर शादी के बाद घर बैठी हुई हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रही। तो ये होप आपको समझ आ चुकी होगी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर गैप एंड जेंडर इन इक्वालिटी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ये जेंडर गैप को कवर करेगी। ठीक है। तो पहले तो जेंडर गैप की, जैसे ये देखें कि मैंने यहाँ पर कि मेल और फीमेल ऊपर नीचे वो दिखा रहे हैं, कहीं पे बराबर कहीं पे इस तरीके से। ठीक है। बहरहाल मेल और फीमेल जेंडर गैप पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा, रिपोर्ट, अब जेंडर गैप को आपको समझ आ चुकी है। अब रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, जर्नल रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को कवर करेंगे। राइटर ने बेटा यहाँ पर जर्नल रिपोर्ट डिस्कस नहीं की, लेकिन ज़ाहिर है आप स्टूडेंट हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो मैंने तो फिर ज़ाहिर रिपोर्ट ही डिस्कस करनी है ना। अच्छा, तो 2025 की, अच्छा ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बेटा पब्लिश करती है। तो सबसे पहले नंबर पर आइसलैंड है। पहले नंबर पर होने का मतलब ये है कि अगर औरत को एक 8 घंटे काम करने की सैलरी 50,000 मिल रही है, मर्द को 50 मिल रही है, तो औरत को भी 50 मिल रही है, या औरत को 49 मिल रही है, बहुत नज़दीक है, वेरी क्लोज। यानी कि गैप बिल्कुल यानी कि अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो जिस मुल्क का गैप जितना कम होगा उसके नंबर उतने ज्यादा होंगे। फिनलैंड दूसरे नंबर पर, नॉर्वे है, यूके है, न्यूजीलैंड, स्वीडन, रिपब्लिक, नामीबिया, जर्मनी, आयरलैंड, ये 10 है। ठीक हो गया। इनका जेंडर गैप सबसे कम है। अच्छा, अब अगर राइटर कहता है कि जो करंट सूरत हाल है जेंडर गैप की दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, दूसरे रीजन्स हैं, कहीं पर औरतें पीछे हैं, मर्द आगे हैं, ज़्यादातर में आगे ही हैं। तो अगर इसको ख़त्म करना है तो करंट तकरीबन कितना है, 68% है एवरेज। एवरेज गैप कितना है, क्लोज टू 68%। अगर हम लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ज़ीरो करना चाहते हैं एक गैप को, कि औरतें और मर्द बराबर हो जाएं, बराबर की उनको सैलरियां दी जाएं, बराबर का उनको पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा दिया जाए, बराबर की उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी जाएं, बराबर की उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दी जाएं, तो ये जो जेंडर गैप जो है ये ज़ीरो होते होते 123 ईयर, 120 ईयर्स लेगा, फिर जाकर ज़ीरो पर आएंगे हम लोग। एक चीज़ तो ये है। बाकी वो ये भी बताते हैं कि हर रीजन वाइज बताते हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है
कि जेंडर पैरिटी हासिल होगी, इक्वालिटी हासिल होगी। किस को कितना? सेंट्रल एशिया को 208 साल चाहिए, मिडल ईस्ट को 185, ईस्टर्न एशिया को 179, साउथर्न एशिया को 138, सब सारा 109, 89, 76, लैटिन अमेरिका 57। तो सबसे ज़्यादा टाइम किसको चाहिए? सेंट्रल एशिया को, जिसके अंदर आपका काजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान ये आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसको टाइम चाहिए कि जब ये इक्वल हो जाएगी इनकी जेंडर पैरिटी के अंदर, और ये 22-33 उस वक्त डेट हो जाएगी। सबसे नज़दीक कौन है? लैटिन अमेरिका वाले। ठीक है, अब ये रिपोर्ट आपके सामने बेटा, आपके सामने आ गई हल्की सी के रिपोर्ट में जो है बेसिकली इसको आपने याद नहीं करना बिल्कुल, हल्का सा आइसलैंड याद कर ले, नंबर 1 पर है, या मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनका जेंडर गैप इंडेक्स अच्छा है। ठीक है, बस इतनी सी आप जनरल सी एक टर्म याद कर लें या पेपर में इस्तेमाल कर लें। इस तरह से या तो ये याद करने हैं ना ये याद करने हैं, बिकॉज ये हो ही नहीं सकते। और ये भी नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एमसीक्यूज का पेपर नहीं देने जा रहे, लेकिन क्योंकि स्क्रीनिंग है तो नंबर 1 पे आइसलैंड है, ये याद कर लें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसने दी है रिपोर्ट, ये याद कर लें। स्क्रीनिंग के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये रिपोर्ट बनाई कैसे जाती है, जेंडर गैप को नापा तोला कैसे जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है 4 चीजें बेटा जो है वो देखी जाती हैं। उन 4 चीजों को इकट्ठा करके स्कोर दिया जाता है, और फिर जो है उसको मिक्स करके आपको आपका रिजल्ट तैयार किया जाए। मतलब कि समझ लें कि 4 सब्जेक्ट हैं जो जिनके अंदर आपको पेपर आपका चेक किया जाता है और आपका रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, सादा अल्फाज के अंदर। अब वो 4 एरियाज कौन से हैं, 4 पेपर कौन से हैं जिनको हर मुल्क के वो 4 एरियाज को चेक किया जाता है और उसके बाद जेंडर गैप डेवलप किया जाता है। एक एरिया तो है इकोनॉमी, कि मर्द कितने पैसे कमा रहे हैं, औरतें कितने पैसे कमा रही हैं, बराबरी है या नहीं है सैलरीज के अंदर, पर हार के अंदर ये चीज देखी जाती है। दूसरा एजुकेशन अटेनमेंट, कितनी एजुकेशन जो है वो हासिल कर रही हैं, ठीक है ना। हेल्थ, हेल्थ की फैसिलिटीज, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और तीसरा चौथा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन चारों चीजों को देखकर नंबर दिए जाते हैं, और फिर उन नंबरों की एवरेज निकाल के आपका बनता है जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, और फिर जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से आपको क्या किया जाता है, रेट कर दिया जाता है। बाकी वो यहां पर बताता है कि जेंडर पैरिटी जो है पिछले 2 डिकेड्स के अंदर बेहतरी की तरफ जा रही है। पहले औरतें 65% थी अच्छी पोस्ट के ऊपर, अब 73% हैं। ये 12% से 25% चली गई हैं मिनिस्ट्रियल पोजीशंस के ऊपर, ये टेक्निकल वर्ड्स के ऊपर, सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर इतनी चली गई हैं परसेंटेज पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि बेहतरी आ रही है। तो ये तो हो गया आपका एक जनरल जो रिपोर्ट आई थी पूरी दुनिया के हिसाब से। अब पाकिस्तान को चेक कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का वो क्या कहता है, पाकिस्तान का जो नंबर बनता है वो 148 बनता है 2025 के अंदर। ठीक है, 148। 2024 में था 145, यानी कि 145, फिर उसके बाद 146, फिर 147, और फिर उसके बाद 148, मतलब नीचे आ गए हम लोग पहले से, और नीचे आ गए, ऐसा ही हुआ ना। तो 2025 में जो आपको रैंक मिला 148, और 2024 में आपका था 145। अच्छा, अब यहां पर उसने वही इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यहां पर आपको उसने नंबर दिए हैं कि 2024 में आप लोग कहाँ थे, 2025 में कहाँ थे। ये याद नहीं होंगे मुझे पता है, इनको बेशक आप याद ना करें, ये जर्नल याद कर लें कि 2025 में जो आपका नंबर क्या है, क्योंकि ये आपको स्क्रीनिंग में पूछ सकते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इसमें पाकिस्तान का नंबर 148 ये है। अब अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो हम लोगों की हालत खराब हुई है, हम लोग नीचे को आए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसका जिम्मेदार वो कहता है जो गवर्नमेंट से सक्सेसिव गुजरी हैं उनको, कि उन्होंने कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम ही नहीं बनाए। जैसे कि अगर औरतों की बात की जाए तो औरतों का दिल करता है कि वो घर से बाहर जाएं, जाकर जॉब्स करें, अच्छे पैसे कमाएं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन जब औरतें ड्यूटी पर जाती हैं तो दफ्तर के अंदर उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा निज़ाम ही डेवलप नहीं किया गया कि जो हरासमेंट करते हैं उनको सज़ा दी जाए। लॉज बनाए हैं, पॉलिसीज भी बनाई हैं, लेकिन कोई भी लॉ जो है जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो डायरेक्टर यहाँ पर यही कहता है
कि सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कोई ऐसे प्रोटेक्टिव सिस्टम ही नहीं बनाए। दूसरा, करप्ट और बायस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका बिल्कुल खराब है। क्यों? क्योंकि जब भी औरतों के खिलाफ, औरतों के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, जैसे कि यहाँ पर वो बताता है कि एक रेप होता है हर 2 मिनट के अंदर। अब इसके अंदर कितनी वैलिडिटी है आई डोंट नो, लेकिन उसने यहाँ पर लिख दिया हर 1 मिनट के अंदर जो है 2 मिनट के अंदर एक रेप होता है। ठीक है, और ये जब रेप होता है तो इसके बावजूद 100 में से सिर्फ 3 बंदों को सजा होती है, बाकियों को सजा नहीं होती। और जब कन्विक्शन रेट इतना लो है कि थोड़े से बंदों को सजा मिलती है, तो फिर लोगों की जो एक दफ़ा रेप करके बाहर जाता है उसकी दिलबदी हो जाती है, वो दोबारा फिर करता है। तो कहता है कि ये जो रेट कम होना जो है ना, ये क्यों है? क्योंकि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही बड़ा कमज़ोर सा है। तो आगे वो बात करता है पंजाब की चीफ मिनिस्टर की, कैसे है उसने वादा किया था कि वो जो है औरतों को सेफगार्ड करेगी, हरासमेंट को जो है कवर करेगी। तो ये अभी क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल इसलिए है कि वो काम नहीं कर पाई, ये रिपोर्ट बता रही है। इतने सस्पेक्ट्स थे, इतने केसेस थे, ठीक है ना, 2024 के अंदर, जिनमें से सिर्फ इतनों को जो है समझ ले कि थोड़ों को जो है वर्क कन्विक्टेड इतने 924 suspects in a total of these cases registered across Rajasthan, यानी कि इतने केसेस के अंदर सिर्फ इतने लोगों को सजा मिली है। ठीक है, इतने जो हैं उनको पुलिस नेग्लिजेंसी की वजह से आज़ादी मिल गई है। तो कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था उसने पूरा नहीं किया। तो दूसरे बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मेरी या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अपने सिटीजन्स को वो राइट्स प्रोवाइड करे। उसमें राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मल्टीपल एक चैप्टर है पूरे का पूरा, तो वो उसके अंदर ही औरतों के भी राइट्स हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं फिलफिल कर पा रही। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना कमजोर है कि केसेस आते हैं, लोगों को सजा नहीं होती और लोग जाकर दोबारा से क्राइम करते हैं। तो ये तो हो गया कि कौन जिम्मेदार है। नेक्स्ट बात ये है कि अब ये जो इन्होंने हमें इतने थोड़े नंबर देते हैं, हर साल हमें नीचे ले जाते हैं। हालांकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर औरतें अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुरे हालात नहीं हैं, इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और बाकी देखें जी, इतनी बड़ी दुनिया है, जहाँ पर भी इंसान होंगे वहाँ पर हल्का फुल्का तो फिर चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतों जो हैं उनके आप लोग जो है उनके राइट्स की वायलेशंस करें, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम भी जो हमारा मज़हब है वो भी इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। इस्लाम तो कहता है कि सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो फैमिली में सारे ही आ जाती हैं, सारी औरतें आ जाती हैं। और बाकी कुरान की आयतें भी आपके सामने हैं जिसमें फरमाया गया है कि अपनी मर्दों को जो, और मर्दों को भी कहा गया है, औरतों भी को भी यहाँ तक कहा गया कि अपनी नज़रें नीची रखें। बाकी तो बातें तो बात की हैं। तो यहाँ तक जब ये अपना कुरान हमें टीचिंग्स दी जा रही हैं तो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सारे बुरे नहीं हैं। तो फिर भी अगर थोड़े बहुत क्राइम्स होते हैं तो देखिए ना, हमारी पॉपुलेशन भी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उन मुल्कों में जहाँ पर ये क्राइम रेट ज़्यादा है औरतों की वायलेशंस के लिए, जैसे इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं जहाँ पर जंगें वगैरह लगी हुई हैं, तो वो उनको आप ये हमारे से ज़्यादा नंबर क्यों दे देते हैं? हमें क्यों नहीं नंबर देते? क्या वहाँ पर भी धांधली हो रही है? क्या मसला है? तो राइटर यही कहता है कि ये क्वेश्चन उठाने वाला है कि रिकॉर्ड वायलेंस होती है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी जो है उसको नंबर ज़्यादा दे दिए जाते हैं। वो 31 पर है और हम कितने पर हैं? 148 पर। हमसे बेहतर है जनाब वो। अफगानिस्तान को तो उन्होंने डाला ही नहीं बीच में। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि सूडान जहाँ पर कन्फ्लिक्ट रिडन है, पाकिस्तान को उससे भी नीचे कर दिया है, यमन से भी नीचे कर दिया है। हालांकि इन मुल्कों के अंदर औरतों को ना तो मतलब कि क्या उसे कहते हैं नौकरी करने की इजाज़त है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो रही है ड्यू टू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसके बावजूद उनको अच्छे नंबर दिए हैं। तो ये जो मेथड है ना, ये जो अडोप्ट करती हैं ये जो इकोनॉमिक फर्म्स हैं, ये क्वेश्चनेबल है। मिडल ईस्ट जो है वो हमसे बेहतर जा रहा है इस नंबर में, हालांकि वहाँ पर औरतें जो हैं वो पाकिस्तान की निस्बत जो है ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं।
तो हालांकि अब वो यहाँ पर कहता है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है पाकिस्तान का, इनफॉर्मल बेटा जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से, आपकी इंडस्ट्रीज, जैसे कि औरतें गाँव के अंदर खेतों में काम कर रही हैं, घरों के अंदर काम कर रही हैं, जानवर पाल रही है, मल्टीपल अदर एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है चीज़ें, गवर्नमेंट के जो डाटा है उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए फिर वो चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल जो आपकी ये फर्म्स हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, तो फिर ज़्यादा नंबर वहाँ पर यही शो होता है कि ज़्यादा औरतें काम नहीं कर रही। तो राइटर कहता है अगर ये इस चीज़ को जो है वहाँ पर पहुँचाया जाए तो पाकिस्तान का नंबर भी ऊपर जा सकता है। ठीक है बेटा जी। तो ये था आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2025 हमने डिस्कस की। पाकिस्तान का क्या डाटा है वो डिस्कस किया, ब्लेम किसको करना है, और डाटा कलेक्शन मेथड के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी किया। अब यहाँ पर जैसे कंपेरेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में ये डाटा आप लोग जो है स्क्रीनिंग के अंदर जैसे मैंने बता दिया इस्तेमाल कर सकते हैं, वुमेन के बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात जो है बेटा ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये आपने जहन में रखनी है। जब भी कोई रिपोर्ट आती है अक्सर वो एक बड़ी प्यारी है बात है कि किताबें हों या रिपोर्टें हों, वो उसके खिलाफ नहीं लिखी जाती जो फंडिंग करता है। बात समझ चुके होंगे आप लोग। तो इट इज़ द रियल वर्ल्ड। रिसर्च पेपर्स हैं, बुक्स हैं, आपकी ये रिपोर्टें हैं या जो कुछ भी है, उनके खिलाफ नहीं लिखी जाती जो फंडिंग करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई रिपोर्ट आप लोग डिस्कस करते हैं तो आप ये देखा करें कि आखिर इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जो नंबरिंग की गई है उसके लिए जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या है, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अर्सा पहले एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की बात की गई, और इंडिया के अंदर ये आपको पता है मिनोरिटी राइट्स की वायलेशंस की बात की गई, और इंडिया को उसके अंदर डाला ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा था, तो इसके ऊपर भी फिर बताया गया कि इंडिया को फेवर दी गई है। बहरहाल यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आप किसी भी टॉपिक के अंदर इसको यूज़ करते हुए कि मेथड का इस्तेमाल किया गया है क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है फिजिकल मालिफिसेंट्स। इसमें क्या है, एक ही बात है, सिर्फ ओनली वन थिंग, इकोनॉमी से रिलेटेड है। इस पूरे का खुलासा समरी क्रक्स ये है कि राइटर ये लिखता है कि एक तरफ हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल है, पाकिस्तान के पास कोई पैसा नहीं है, आईएमएफ से लेकर हम कर्जा जो है वो चला रहे हैं, लोगों के ऊपर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, गरीब इंसान जो है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, यानी कि बुरे हालात हैं। और दूसरी तरफ शाह खर्चियाँ, फजूल खर्चियाँ, किस शक्ल के अंदर, कहता है दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, जो आपके जो कैबिनेट है उसके मेंबर्स हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, उनकी आप तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहते हुए कि महंगाई है। ठीक है, और अगर महंगाई 100% हुई है तो आप उनकी तनख्वाहें जो हैं 500% बढ़ा रहे हैं, ये गलत बात है। फिर वो कहते हैं जज साहबान हैं, कोर्ट वाले हैं, आपकी जो बार काउंसिल्स वाले हैं उनको फंडिंग कर रहे हैं, जजों को अलाउंस दे रहे हैं ताकि आपके ख़िलाफ़ जो है कोई लीगल एक्शन ना लिया जा सके। फिर मीडिया वाले हैं, उनको आप नवाज रहे हैं, मुख्तलिफ जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप लोग जो है गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो दे रहे हैं ताकि वो आपके ख़िलाफ़ ना बोलें। तो कहता है ये गलत बातें हैं। फिर वो कहता है डिफेंस के बजट की अगर बात की जाए उसको आप बढ़ा रहे हैं, तो डिफेंस का बजट तो अच्छी बात है, कहता है बढ़ाना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, लेकिन आप लोग ये जो अफसरों की सैलरियाँ बढ़ा रहे हैं 50% और जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं उनकी 20%, ये चीज़ जो है इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर वो कहता है जो पेंशनें आप बढ़ा रहे हैं, पेंशनों के ऊपर जो है वो आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या इसकी ज़रूरत है। डिफेंस का बजट आप लोग बढ़ाएं, डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आप बेहतर करें, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो ये बात करता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। पेपर पर्सपेक्टिव में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सुन लें। वो आप इकोनॉमी का जो टॉपिक है उसके अंदर आप लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव का, सादगी का। वहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है तो ऑस्टेरिटी ड्राइव होनी चाहिए, यानी कि सादगी के साथ मामला होने चाहिए। आप वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं कि पम्प एंड शो नहीं होना चाहिए,
फजूल खर्चियाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आप इन चीज़ों का ज़िक्र कर सकते हैं जो मैंने अभी बोली है, ठीक है? कि ये इकोनॉमी के ऊपर क्या है, बर्डन है, ठीक है बेटा जी? तो शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें बेटा इकोनॉमी को लेकर पॉलिटिशियन, जजेस की सैलरीज़ को बढ़ाया जा रहा है, राइटर कहता है ये गलत है। कहता है हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तानियों को, मिलियंस ऑफ पाकिस्तान को आप पॉवर्टी की तरफ पुश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस हैं वो फैसले कर रहे हैं अपनी तनख्वाहें 5 टाइम्स उन्होंने बढ़ा दी हैं नेशनल स्पीकर की, चेयरमैन की, ठीक है? 50% जो अलाउंसेस इनको दिए गए, 188% इंक्रीज सैलरीज अलाउंसेस कैबिनेट, यानी कि मिनिस्टरों की सैलरियाँ बढ़ा दी, बात ये है। दूसरे में कहता है कि फॉर्मल डिसीजन अदर भी जस्टिफाइड, क्या ये फैसला सही किया है इन्होंने, होना चाहिए। कहते ये हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जो इंक्रीमेंट करते हैं ये महंगाई से कई गुना ज़्यादा कर देते हैं। अगर महंगाई जो है 50% बढ़ी है तो इंक्रीमेंट ये सैलरी 500% बढ़ा देते हैं इनकी। तो कहता है इनसे पूछना चाहिए कि जो आम लोगों के पैसे हैं उनको इस तरह ज़ाया ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? ये गलत पॉलिसियाँ बना रहे हैं। दूसरा जजेस की बात करते हैं, ये कहता है जजेस को जनाब अली अलाउंस दिए जा रहे हैं, उनको फेवर दी जा रही है, ठीक है? और इसी तरीके से लीगल कम्युनिटी को ग्रांट्स दी जा रही हैं ताकि उनसे फेवर हासिल की जा सके। मीडिया और जो लॉयल्टीज़ हैं, जो मीडिया के अंदर इनके वफादार लोग हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट दी जा रही हैं। जैसे आपने देखा भी था ARY की जो है बैन कर दी थी, गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट थी उनको नहीं दी जा रही थी, या कोई भी जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करता था। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 50% सैलरीज बढ़ाई जाएंगी, बेसिक अलाउंसेस जो है रिलीफ दिया जाएगा जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, और 20% जो नॉन जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं। डिफेंस का बजट बढ़ाया जाएगा, पेंशन को बढ़ाया जाएगा। तो कहता है पेंशनिंग को नहीं, डिफेंस का बजट तो आप लोग बढ़ा लें, लेकिन पेंशन और ये चीज़ें जो है इनको आप लोगों को देखना पड़ेगा। डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जो है बेहतरी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो डिफेंस के अलावा खर्च अखराजात हैं उनको आप लोग ना बढ़ाएं, ठीक है? तो ये बहरहाल वो इसके अंदर बातें करता हूँ जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। इकोनॉमी के टॉपिक के अंदर आप ये डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे। द लास्ट एडिटोरियल इज रोचेडल कन्विक्शन। अब ये क्या है मैं डिस्कस करता हूँ इसको। अच्छा, इसमें जो है ना पहले तो बता दूं कि पेपर पर्सपेक्टिव में सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर है ऑपरेशन लाइटोन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छा, इसमें है क्या? पहले तो ये जो लफ्ज़ है रोच डेल, ये क्या है? ये जगह का नाम है, ठीक है? ये एक टाउन का नाम है, ये एक टाउन है। कहाँ पर है? मैनचेस्टर के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। ये एक टाउन है मैनचेस्टर, इंग्लैंड के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब वहाँ पर ये होता है बेटा, इस जगह पर ये होता है कि एक गैंग है, और वो गैंग क्या करता है? उस गैंग का ये नाम है, वो चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ जो है वो करता है। इसके अंदर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है? हुआ ये है कि इस गैंग के कुछ लोगों को, तकरीबन 9 लोगों को सज़ा दी गई है। अब ये करते क्या थे? ये करते ये थे कि जो बच्चियाँ हैं ना, छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ हैं, 13 ईयर्स तक जो बच्चियाँ हैं, या इस उम्र के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको सेक्सुअल अब्यूज़ उनकी करते थे। ठीक हो गया? तो ये एक इस तरह से गैंग था, ये बच्चियों के साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ करता था, और इसको क्या है कि अब सज़ा दी गई है। और ये नया नहीं है, ये 4 डोज़न कहते हैं दर्जन को, यानी कि 12 ज़रब 4 इज़ इक्वल टू कितना हो गया? 48। 48 से ज़्यादा जो केसेज़ हैं उनमें ये गिल्टी हुए हैं, और ये इन्होंने 2001 टू 2006 के अंदर अंदर किए थे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 13 साल तक थी, उनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, यानी कि उनके साथ ज़्यादती की है। ठीक है? तो इसमें जो ऑपरेशन लाइटोन है, ये एक जो मैनचेस्टर की पुलिस है उसने लॉन्च किया। इससे पहले भी वो कई ऑपरेशन कर चुकी है, बड़ी एक लंबी लिस्ट है, मैंने इसको भी जैसे ये विकीपीडिया से इसको पढ़ा है कि क्या चीज़ क्या है, ताकि आपको समझा सकूं। तो बड़ी लंबी लिस्ट है, तो वो आपने याद नहीं करना, लेकिन जो लेटेस्ट है बेटा, ये स्क्रीनिंग के अंदर हो सकता है, पूछ लें आपसे, पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, ठीक है? अच्छा, तो ये है चीज़। तो इनको पकड़ा है, इनको सज़ा दी गई है, इनको जो है ये इसके अंदर मुख्तलिफ ये मौजूद थे लोग। तो इसके अंदर एक और भी चीज़ सुनने में आ रही है कि इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं ये वाले, ये ज़्यादातर जो हैं, मतलब कि इनमें कई लोग ऐसे हैं जो ब्रिटिश नेशनैलिटी रखते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी है, ब्रिटिश पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। यानी कि वहाँ पर इनके वालिदैन गए, वहाँ पर ये बच्चे पैदा हुए, वहाँ पर ये बड़े हुए, तो हैं तो ब्रिटिश लेकिन बैकग्राउंड में पाकिस्तानी हैं। कई इसके अंदर लोग जो हैं ऐसे हैं।
अच्छा, ये पता कैसे चलता है? जैनिस जे वाली जैन सीनियर जो हैं, विसल ब्लोअर होता है जो बताता है किसी चीज़ के बारे में। तो इसने ये बताया और उसने साथ-साथ ये भी कहा कि ऐसी जो है कोई जगह नहीं है यूके के अंदर, कोई सिटी नहीं है, कोई टाउन नहीं है, जहाँ पर ये काम ना हो रहा हो, बच्चियों को एक्सप्लॉइट ना किया जा रहा हो। ठीक है ना? तो बहरहाल इससे पहले जो है इतना ज़्यादा गवर्नमेंट तवज्जो नहीं कर रही थी ड्यू टू रेशियल लैंड्स। रेशियल लैंड्स ये था कि अगर किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, तो क्या वो अंग्रेज़ की बच्ची है या किसी उस ब्रिटिश नेशनैलिटी की बच्ची है या किसी दूसरे मुल्क से माइग्रेट करके आने वालों की बच्ची है। व्हाइट है या ब्लैक है। तो इस चीज़ों के ऊपर जो है बड़ा था। तो जो ब्लैक अगर है या ब्राउन है, एशियन बैकग्राउंड की है, तो इतना ज़्यादा पुलिस जो है सीरियस नहीं लेती थी और ये चीज़ें मौजूद हैं, आप जितना मर्ज़ी कर लें, ये मौजूद हैं। अमेरिका में भी मौजूद है, ठीक है? एथनिक बेसिस के ऊपर काले-गोरों की लड़ाई आज भी वहाँ पर चल रही है, ठीक है? तो ये चीज़ बेटा इसके अंदर थी। अब देखिए ना, अब मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड कर देता हूँ। अब चाइल्ड अब्यूज़ पाकिस्तान के अंदर भी हो रही, हमने डिस्कस किया। ठीक है, थोड़े दिन पहले डिस्कस किया। अब यही चाइल्ड अब्यूज़ जो है आपको यूके के अंदर देखने को मिली है। तो ये क्या है बेटा, ये लिंक हैं सारी चीज़ें। कई बच्चियाँ, बच्चे पाकिस्तान से स्मगल किए जाते हैं, ट्रैफ़िकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग वहाँ पर भेजे जाते हैं, वहाँ की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस तरह से ये चीज़ें जो हैं नेटवर्क चलते हैं। इन नेटवर्क्स के अंदर ना तो कोई नेशनैलिटी का चक्कर होता है, ना किसी मज़हब का, इनके लिए सिर्फ़ पैसा ही होता है और उसके लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हर जगह पर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी? तो ये थे बेटा आपके एडिटोरियल्स और बाकी जो ओपिनियंस हैं उसके लिए ये आप राब्ता कर सकते हैं। एडिटोरियल्स पिछले कुछ दिनों में 2-4 दिन जो लास्ट वीक गुज़रा उसमें कुछ मिस हुए हैं आपके। तो बात सिंपल सी है। सबसे बड़ी बात तो है, जो मेन जो बात है वो है बिज़ी शेड्यूल। बहुत कोशिश करते हैं कि टाइम जो है निकाला जाए और किया जाए, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो समझने की लिमिट ही ख़त्म हो जाती है, नहीं हो पाता। बाज़ औक़ात पढ़ लेते हैं, प्रेज़ेंटेशन नहीं बनाई जाती, बाज़ का प्रेज़ेंटेशन भी बना लेते हैं, रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता, वक़्त गुज़र जाता है और उसके बाद सबसे बड़ी इश्यू ये है कि ये जो हर रोज़ फिर नया आ जाता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर-अंदर करना होता है, जब नहीं हो पाता तो फिर वो रह जाता है। और दूसरा हीट वेव जो चल रही थी, शुक्र है अब तो मौसम बेहतर हो गया है एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। मुझे पता है आप लोग मेरे साथ जॉइन हैं, कई बच्चे जो हैं शुरू से, और मेरी इसलिए कोशिश होती है कि मैं आपको ज़रूर डिलीवर करूँ। बाकी इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं डेली इसको जो है आपके लिए शेयर किया करूँगा। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।